मैं डॉक्टर लोलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 में भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में मुख्य टॉपिक होंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन टॉपिकों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदुओं को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का मैं यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग रटने की नहीं बल्कि समझने की थिंकिंग को जो है क्रिएट करिए, अब डेवलप करिए, क्योंकि समझ करके ही कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है। रट करके सभी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में कि भारत में एक संघात्मक कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति है और भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। उस प्रेसिडेंटियल सिस्टम में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, ना कि सरकार का। तो अब उसके राष्ट्र के प्रमुख होने के नाते उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अब वह एक प्रकार से जो काम करता है तो संविधान में दी गई प्रक्रिया के आधार पर वर्क करता है। तो उसमें संविधान में जो प्रोसेस है या उसके जो प्रोविजंस हैं वो इतने हैं कि सारे वर्क तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वे अपने किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। तो उसके अधीनस्थ अधिकारियों की बात होती है। यहाँ पर जो अधीनस्थ अधिकारियों की बात है तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद से संबंध उसका देखा जाता है। तो आर्टिकल 53 में क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जब बात होती है, भारत की राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात होती है, तो उसमें कहा है वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, उसकी आयु कम से कम 35 ईयर हो, 35 वर्ष से कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता या क्वालिफिकेशंस का रीजंस या मतलब ये है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र का सदस्य हो तो वह लोकसभा के लिए एलिजिबल है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। और उसमें यह है कि वह लाभ का पद ना लिए हो। यदि कोई लाभ का पद है तो वो निर्वाचित होने की तारीख से ही वो लाभ के पद जो है, अगर व्यक्ति है तो वो रिक्त माना जाएगा। तो इसके किसी वस्तु को भारत सरकार में यदि है और उसमें जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा राष्ट्रपति के लिए तो उसके नाम का कम से कम मिनिमम जो है 50 मेंबर, 50 सदस्यों के द्वारा उसके नाम प्रस्ताव किया जाएगा, प्रपोजल तैयार किया जाएगा और उसी में से 50 सदस्यों द्वारा 50 मेंबर्स द्वारा उसके नाम का अप्रूवल दिया जाएगा। इसी के आधार पर वह फिर चुनाव जो है लड़ सकता है। और उसके चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए क्या होगी, एक जमानत राशि होगी, गारंटी जो है अमाउंट जो है जमा किया जाएगा, जमानत राशि जो है जमा की जाएगी। और उसके में ये भी है कि जो है इसमें अब ये तो प्रक्रिया यहाँ पर इसमें रही कि इसमें राष्ट्रपति के लिए जो है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके नाम का 50 सदस्य जो है अनुमोदन करेंगे और 50 सदस्यों के द्वारा उसका प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा और 15,000 रुपये यदि जमानत राशि के रूप में उसके जमा करवाए जाएंगे। तो इसमें जो राष्ट्र, अब उसमें यह है कि उसमें कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहेगा
तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें अब ये देखना है कि अब ये तो इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। सेकेंड स्टेप पे ये डिस्कशन करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन से मेंबर से पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्र अनुच्छेद 54 या 54 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के क्या हों, निर्वाचित सदस्य होंगे, उसमें वो भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और इसी में जो है 17 संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पांडिचेरी को भी सम्मिलित कर दिया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ के जो एमएलए होंगे, वहाँ के जो विधायक होंगे, वो उसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब नई बुक में या आ पाया हो या न आ पाया हो, लेकिन इसमें से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक जो 2019 में आया है, इसके माध्यम से यदि दोनों में से एक में जहां पर भी विधानसभा है, अर्थात जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन की बात कही गई है, तो उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। ये तो रहेगी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन किन सदस्यों से मिलकर के बनाया जाएगा। पुनः एक बार समझिए, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जो विधानसभाएं हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र में, तो उसमें जो है जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है, इन सभी के निर्वाचित सदस्य भी उसमें भाग लेंगे उस निर्वाचक मंडल में। अब इसमें से ये है कि अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, और यह राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ऐसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का चुनाव है जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अथवा प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में जो आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात जो कही गई है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणी मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होगा, सीक्रेट सिस्टम गुप्त पद्धति के द्वारा होगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में यदि अपना वोट देना चाहे तो उसको गुप्त मतदान की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। वो ओपन सिस्टम के माध्यम ट्रांसपेरेंसी के द्वारा अपने वोट को खुला करके बता करके या घोषणा करके किसी को नहीं कर सकता। तो उसमें जो एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है होगा और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान का होगा। इसमें जो चुनाव में भाग लेंगे उसमें सदस्य सभी होंगे तो गुप्त मतदान के द्वारा ही वोट कर सकते हैं। यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। उसमें इसलिए ऐसा किया जाता है लोगों की एक रूपता के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत होता है, ठीक है।
इसमें से ये होता है कि विभिन्न राज्यों में समान रूप से जो व्यक्ति आते हैं वो क्या हो, समानता के आधार का जो है पालन किया जा सके। भाई जो संघीय शासन प्रणाली है इतनी बड़ी है कि प्रत्येक राज्य से यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसमें समानता या एकरूपता बनी रहे। सेकंड नंबर पर है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने ही मत वरीयता क्रम में देता है जितने प्रत्याशी होते हैं। कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर, जैसे उसको यूं समझिए कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक वोट जो है कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो प्राथमिकता के तौर पर जैसे ABCD कर दिया जाए, तो आप प्राथमिकता के तौर पर आप A को बजाय D को देना चाहते प्राथमिकता, तो पहले 1 नंबर डालेंगे, फिर जिसको देना चाहेंगे फिर द्वितीय वरीयता में तो 2 डालेंगे, सेकंड को जो जिस वरीयता क्रम में डालना चाहेंगे उस आधार पर आप वोट कर सकते हैं। अब इसमें ये 2 सिद्धांतों का पालन किया जाता है ताकि उसमें मतगणना जो काउंटिंग होती है विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत जो है एक्स्ट्रा हो, अर्थात 50% से प्राप्त अधिक उसको मत प्राप्त होना चाहिए। 50+1, मान लीजिए सपोज दैट जितनी भी संख्या है उसमें से 50% से एक, 50+1 का मतलब होता है जैसे टोटल संख्या 100 है और 100 में से 50 जो है आधा कर दिए, जो 100/2 इक्वल 50+1 अर्थात 50+1 अर्थात उसे कुल सदस्य अंकों के आधे से अधिक होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति मतगणना से समय प्रथम वरीयता के मतों की गणना जब की जाती है, यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, जो अभी हमने न्यूनतम कोटा का अभी फार्मूला बताया कि न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मतों की संख्या हो गई बटे 2 हो गया प्लस 1 हो गया। कि जैसे फार्मूला क्या था, न्यूनतम कोटा बराबर हो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, अगर धार्त 100 है 100 को अपान 2 कर देंगे बटे 2 कर देंगे और 2 को जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50, जो है 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 50 और उसको +1 कर देंगे तो 51 आ जाएगा। तो इस तरह प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। अब कोई प्रत्याशी जब न्यूनतम वोट प्राप्त कर लेता है तो उसको सफल घोषित कर देते हैं। लेकिन यदि कभी प्रथम वरीयता क्रम के आधार पर किसी भी सदस्य को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसे द्वितीय मतगणना की जो है द्वितीय चक्र की गणना प्रारंभ की जाती है और द्वितीय मतगणना की प्राप्त की जाती है और ये तब तक क्रम चलता रहता है जब तक किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। और उसके आधार पर जैसे हमने बताया कि ABCD यदि 4 या 5 कैंडिडेट 4 या 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से जैसे किसी A और B और C को स्पष्ट तो आधे से अधिक वो मिल रहा है, लेकिन उनमें से सबसे कम मत प्राप्त वाले व्यक्तियों की जो वोट मिलते हैं उनमें से अन्य ज्यादा मत प्राप्त करने वाले वोटों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनकी मतगणना की काउंटिंग प्रायोरिटी के आधार पर कर दी जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी सदस्य को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है और इस आधार पर उसके न्यूनतम कोटा के आधार पर उसके जो है की जाती है गणना जो है। अब राष्ट्रपति के हम जो है पदावधि की बात करेंगे कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है। तो राष्ट्रपति की चुनाव जो है पद ग्रहण करने की तारीख से डेट से 5 ईयर का उसका टर्नओवर होता है, 5 साल का समय होता है। तो इसमें अब देखते हैं कि अनुच्छेद
56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की 30 से 5 वर्ष की अवधि तक ही पद जो है धारण करता है। किंतु यदि 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उसको अपना त्याग पत्र देना चाहता है, पूर्व राष्ट्रपति को भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। पर्सनल भी समस्या हो सकती है या पारिवारिक समस्याएं हो सकती है या किसी अन्य कारण से, तो यदि अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो यहाँ उपराष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान हम आपका ये आकृष्ट करना चाहते हैं सभी छात्रों का कि जहाँ इस राष्ट्रपति की बात होती है तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जहाँ पर भी यहाँ पर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं तो अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष को जो है त्याग रिजाइन लेटर दिया जाता है, त्याग पत्र दिया जाता है, और उपराष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर दिया जाता है। अर्थात जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। कौन दे सकता है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन यदि उसके साथ साथ राष्ट्रपति अपने पद पर तो बना रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कभी भी जो है राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का जो क्या करता है, संविधान का पद पर बने रहते वक्त यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता, वायोलेशन करता है, तो ऐसे में जो है संविधान के अनुच्छेद 61 के आधार पर इनमें इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और उसमें से आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपने पद पे जो है तब तक बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। और जैसे ही अपने राष्ट्रपति जो है पद को ग्रहण कर लेगा वैसे अपने पद से मुक्त हो जाएगा। अब इसमें तो याद करने की यह बात है कि जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जैसे नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। यदि वो भी उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम सदस्य को अपना त्याग पत्र भेज देते हैं। ये एक तरह से प्रक्रिया है। अब संयोग ऐसा मत हो कि इनमें से कोई भी उपस्थित न रहो, ऐसा तो बहुत बड़ा संयोग की बात ही कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भी न रहे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न रहे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो वहाँ का वरिष्ठतम सदस्य भी न रहे। ये तो बहुत बड़े संयोग की बात है। सामान्यतः राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति तो अपने पद पर है ही हैं। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश है। अगर वो भी नहीं है तो उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि अब हम या इस और जो त्यागपत्र देंगे तो जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष को इसको सूचना देते हैं। यदि राष्ट्रपति का त्यागपत्र के बाद वो पद जो है 6 महीने के अंदर चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति की त्यागपत्र के बाद जब नया राष्ट्रपति आएगा वो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, जबकि वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। जैसे अमेरिका के में संबंध में ये प्रावधान है कि जो उसका शेष राष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल होता, मान लीजिए वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? 4 ईयर होता है। 4 ईयर में यदि किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा उस पद को त्याग पद दे दिया था और 3 साल तक 3 इयर्स तक ही काम किया गया तो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति जो होता उस कार्यकाल को संभालते हैं जो है। ठीक, यहाँ की प्रक्रिया है।
और वो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है, ना कि संपूर्ण। यहाँ क्या है कि यहाँ जो उपराष्ट्रपति आते हैं, जो पद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, जैसे 5 वर्ष का होता है, शेष अगर 2 साल का कार्यकाल बचा है तो उसके लिए नहीं, 2 साल के लिए इसका चुनाव नहीं होगा, बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है 5 वर्ष के पद के रिक्त माना जाएगा। अब इसमें जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से लगाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61-61 में दी गई है। इस जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, वो संसद के किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसमें एक वायोलेशन अर्थात अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, उसी स्थिति में ही उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का पालन, प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जाती है। उसमें जब किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो रेजोल्यूशन अर्थात संकल्प लाया जाता है। जब किसी वस्तु को बनाया जाता है तो उसके लिए प्रपोजल वर्ड का यूज किया जाता है। तो जब किसी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से के द्वारा मतदान कर दिया जाता है, तो जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग का जो है संकल्प प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, तो लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो है 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा जब वोटिंग कर दी जाएगी और वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो वो प्रस्ताव पुनः राज्यसभा में भेजा जाएगा। और यदि राज्यसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता है, तो पारित होते ही राष्ट्रपति को जो है उसके पद से रिक्त माना जाएगा। और इस प्रकार से जब राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो उसको जो है पेंशन जो है नहीं दी जाती। जो वार्षिक पेंशन का प्रावधान है वो उसको नहीं दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया भी होती है, तो राष्ट्रपति को जब प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा उसका अप्रूवल होना चाहिए। और अप्रूवल होने के साथ साथ 14 दिन 14 डेज उसके पहले उसको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और सूचित करने के बाद राष्ट्रपति चाहे तो जब यह प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है, दोनों प्रस्ताव में या तो स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं या जो है अपने प्रतिनिधि के द्वारा अर्थात किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष वहां रखवा सकते हैं। तो 14 दिन पूर्व उनको क्या होना चाहिए, सूचना देनी पड़ेगी जो है। और 1/4 अर्थात जो है सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर द्वारा ही ऐसे प्रस्ताव को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जब हटाया जाएगा तो पहले उसको पालन किया जाएगा। और महाभियोग किसी अभी तक की जो ये प्रक्रिया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि रखते हुए इसका तो पालन किया गया, लेकिन अभी तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का पालन द्वारा उसको हटाया नहीं गया। और एक सदन की प्रक्रिया जब दूसरे सदन की प्रक्रिया के द्वारा जब ये किया जाता है, जब राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया जो की जाती है, तो एक सदन के द्वारा जब दूसरे सदन में होती है तो एक तरह से क्या होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, जो है न्यायिक कल्प प्रक्रिया
कहलाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के जो है पद की जो है इसमें ये किया है। अब ये इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। इसमें ये देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी उपस्थित हो वो हों या उनकी जो है अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय के श्रेष्ठतम या मतलब सीनियर जो जज होते हैं के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण की क्या लेते हैं? परिरक्षण व जनता की सेवा कल्याण के निरत रहने की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। वो ये अपने शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका अतिक्रमण रोकूंगा, उसका मतलब प्रतिक्रमण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण या उसका संरक्षण करूंगा जो है। इस प्रकार से जो है अपने पद के बने रहने की शपथ लेते हैं और उनके संबंध में जो है शपथ लेते हैं। और इसके जो राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते, इनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती पद पर बने रहने पर जो है। एक भारत के राष्ट्रपति का एक संवैधानिक जो पद है, बहुत शाही पद है, देश का सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पद है। तो भाई स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को इस पद में सुशोभित होने का अवसर मिलता है, निस्संदेह बहुत ही गौरवमयी पद है जो है। तो राष्ट्रपति 59(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराए दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा तथा ऐसी उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा नियत करेगी। जो संसद के द्वारा विधि के आधार पर जो निश्चित करेगी, उन सभी जो है सुविधाओं का वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। और समय समय पर जो संसद का जो वेतन, संसद के द्वारा जो राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति उसको जो है प्रतिमाह के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके जो वेतन में हो जो है टैक्स नहीं लगाया जाता है। और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया के द्वारा, भारत की संचित निधि के द्वारा उनको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। अब वो कार्य जो है क्या होता है? आयकर से मुक्त होता है, जैसे हमने बताया टैक्स फ्री होता है। और इस आधार पर राष्ट्रपति की सारी जो है संबंध में हमने राष्ट्रपति के विभिन्न उस पे डिस्कशन किया बिंदुओं पर जो है, और जितना भी है इन सभी को दृष्टिगत रखा जाए तो एक कंसेप्ट रूप में जो हमने आज की क्लास में डिस्कशन किया, निस्संदेह इससे बच्चों को एक नया संदेश मिलेगा, नया मैसेज मिलेगा और एक कंसेप्ट जनरेट होगा। हम बार बार बच्चों से आग्रह करते हैं कि वीडियो को देखने के बाद एक थिंक टैंक डेवलप करें, उसके बारे में विचार करें, सोचें, बुक का भी जो है सहयोग लें। इसके बाद जो है एक नई स्किल डेवलप करें ताकि किसी के संबंध में किस प्रकार से अपने विचारों को लिख सके जो है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के संबंध में जैसे हमने पूर्व की क्लास में भी डिस्कशन किया था कि राष्ट्रपति की चुनाव के बाद यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उस विवाद को जो है शांत करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पे ही अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया उसका जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, उसी को सर्वमान्य करना पड़ेगा। और अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो है शक्तियों के संबंध में करेंगे, या रोल एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की कार्य
और उसके भूमिका के संबंध में, उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है देश के संवैधानिक प्रक्रिया में या देश की शासन व्यवस्था में। तो जब उसकी प्रक्रिया के संबंध में हम बात करेंगे कि उसकी जो है शक्तियां के संबंध में उसका क्या रोल है, उसके क्या कार्य हैं, तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन वो अपने किसी भी शक्ति को स्वयं प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो ऐसी शक्तियों को हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले पॉइंट में कि शांतिकालीन शक्तियां, ऐसे शक्तियां जो शांति काल में सामान्य परिस्थितियों में जो है चलती रहती है। सेकंड में आपातकालीन शक्तियां अर्थात इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, और शांतकालीन शक्तियां और जो है आपातकालीन शक्तियों को नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और इसको विधिवत जो है पूरा करेंगे। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।